अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। अब अपन को कथन को देखकर समीकरण बनाना है। कथन क्या लिखा हुआ है, संख्याओं x, x मतलब चर है और 4 अचर है, 9 भी अचर है, इन सभी को देखकर अपन को समीकरण का निर्माण करना है। क्या लिखा हुआ है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। जैसे यहाँ पर ऐसे होता है कि संख्याओं 5 और 4 का योग 9 है, तो वैसे ही अपन को खाली लिखना है। जैसे कथन दिया हुआ है वैसे वैसे संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं x और 4 का योग, योग मतलब जोड़ करनी है, x प्लस 4 दोनों का योग करना है और दोनों का योग करने पर मान क्या आएगा, 9 आएगा। संख्याओं x और 4 का योग 9 है, क्या आ जाएगा मान 9, बराबर में लिखना है 9। ये हो गया इस कथन का समीकरण। अगला जो कथन दिया हुआ है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे कथन दिया वैसे लिखना है। y में से 2 को घटाना है तो y माइनस 2, और y में से 2 घटाने पर मान क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, तो बराबर में आ जाएगा 8। ये इस कथन का समीकरण है। अगला कथन लिखा हुआ है a का 10 गुणा 70 है। तो जो भी दिया हुआ है वो अपन को करना है। a का 10 गुणा मतलब a का गुणा करना है 10 से, a गुणा 10, और इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, 70 हो रहा है। a गुणा 10 बराबर 70, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10a भी लिख सकते हैं, 10a बराबर 70। ये हो गया इस कथन का समीकरण। a और 10 दोनों ही गुणा में है, तो इनका मान आ जाएगा मान 10a बराबर 70। अगला कथन दिया हुआ है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। अब संख्या b है, b में 5 का भाग देना है मतलब b बटे 5, और इसका मान क्या प्राप्त होगा, 6 होगा। b बटा 5 बराबर 6, ये समीकरण का हल है। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो b बटा 5 बराबर 6। अगला जो कथन दिया हुआ है वो है t का 3/4 15 है। तो t का गुणा करना है 3/4 से, 3/4 का मतलब होता है 3/4, तो यहाँ पर कर देंगे t गुणा 3/4, और इसका मान है 15। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का गुणा t से, अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से होता है। अब t के बट्टे में कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब एक तो है, t/1 गुणा 3/4। अब भिन्न का गुणा कैसे होता है, भिन्न का गुणा होता है अंश का अंश से गुणा हर का हर से गुणा। t का गुणा 3 से होगा 3t, और बट्टे में संख्या है 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 मतलब 4, और बराबर में मान है 15। अब संख्या t का 3/4 15 है। t का 3/4 का मतलब है 3/4 से गुणा करना है, और का मतलब क्या होता है, गुणा, बराबर है 15। अगला जो कथन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है m का 7 गुणा, m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुणा मतलब m का किससे गुणा करना है, 7 से। यहाँ पर करेंगे m गुणा 7, m गुणा 7 कर दिया, और लिखा हुआ है 7 का योगफल मतलब इसमें क्या जोड़ना है, 7। योगफल का मतलब क्या होता है, 7। m का 7 गुणा मतलब m गुणा 7, और 7 का योगफल मतलब प्लस 7 आपको कितना देता है, 77 देता है, तो बराबर में संख्या क्या आ जाएगी, 77। अब इसको सही रूप में लिखे तो क्या आ जाएगा, m गुणा 7 क्या हो जाएगा, 7m, और प्लस है 7, बराबर मान आ जाएगा 77। ये होगा इस समीकरण का, इस कथन का समीकरण। अगला जो कथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक संख्या x की चौथाई ऋण, x की चौथाई ऋण मतलब x का 1/4 से गुणा करना है। चौथाई का मतलब होता है 1/4, और ऋण 4, ऋण का मतलब होता है बाकी, उसमें से अपन को 4 को घटाना है, और आपको कितना देता है, 4 देता है। मतलब x का पहले तो गुणा किससे कर लेते हैं, 1/4 से। क्या लिखा हुआ है, x की चौथाई ऋण, x की चौथाई लिखा हुआ है, तो x की चौथाई क्या होगी, 1/4 से गुणा कर दिया, और इसमें क्या करना है, ऋण 4, ऋण 4, ऋण का मतलब होता है बाकी, और इसमें से माइनस कर देंगे 4। माइनस में 4 करने पर हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो बराबर में आ जाएगा 4। अब इस समीकरण को पूर्ण रूप से हल करने के बाद क्या आएगा, जैसे देखो यहाँ पर है x, x के बट्टे में कोई संख्या है नहीं तो 1 लगा दिया, 1 तो सबके बट्टे में होता है। अब इनका गुणा करते हैं, x का गुणा 1 से हुआ तो मान आया x,
और बट्टे में आएगा 4 का गुणा 1 से हुआ तो 4, यह भिन्न का गुणा, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, x बटे 4, माइनस में है 4 और बराबर में मान प्राप्त हुआ है 4। ये इस समीकरण का, ये इस जो कथन है, ये जो कथन दिया हुआ इस कथन का समीकरण है। x बटे 4 माइनस 4 बराबर 4। एक संख्या x की चौथाई मतलब 1 बटे 4 से x का गुणा और उसमें से ऋण 4 करना है। ऋण 4 मतलब बाकी 4 करनी है, घटाने है 4 घटाने के बाद हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो x गुणा 1 बटे 4 माइनस 4 बराबर 4। और इस कथन को सही रूप में लिखित क्या आएगा, x बटे 4 माइनस 4 बराबर 4। अगला जो कथन है वो दिया हुआ है, यदि आप y के 6 गुणे में से, y के 6 गुणे मतलब y का गुणा करना है 6 से और उसमें से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो y का गुणा करना है 6 से, 6 गुणा y और इसमें घटाने हैं 6 घटाने तो माइनस 6 और 6 घटाने पर हमें क्या मिलते हैं, 60। तो बराबर में आ जाएगा 60। अब 6 का गुणा y से हुआ तो मान क्या आ गया, 6y माइनस 6 बराबर 60। यही इस समीकरण का अभीष्ट, यही इस कथन का अभीष्ट समीकरण है, 6y माइनस 6 बराबर 60। अगला जो कथन है वो दिया हुआ है, यदि आप z के 1/3 में, z के 1/3 मतलब z का गुणा करना है 1/3 से, 1/3 का मतलब होता है 1/3 और उसमें क्या करना है, 3 को जोड़ना है तो प्लस 3 बराबर हमको क्या मिलेंगे, 30 प्राप्त होंगे। तो बराबर हो जाएंगे 30। अब z का गुणा 1 से हुआ z और बट्टे में आ गया 3 और प्लस 3 बराबर 30। यही इस कथन का अभीष्ट समीकरण है। गुणा कैसे हुआ, z के बट्टे में कोई संख्या है नहीं तो 1 लगा दिया, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, z का गुणा 1 से z, 1 गुणा 3 3 और आगे प्लस में 3 है ही, बराबर 30। यही इस कथन का अभीष्ट समीकरण है। z का 1/3 मतलब 1/3 से गुणा कर दिया, प्लस 3 बराबर 30। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न चौथे का बिल्कुल उल्टा है। चौथे प्रश्न में कथन को समीकरण में बदलना था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों में लिखिए। ये जो समीकरण है इसको हमें कथनों में लिखना है। तो जैसे जैसे समीकरण बनाए हुआ है वैसे वैसे कथन के रूप में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, p + 4 बराबर 15। तो संख्या p और 4 का योग 15 होता है। यहाँ पर लिखेंगे संख्या p व 4 का योग 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। ये समीकरण का कथन है। अगला समीकरण है m-7 बराबर 3। यहाँ पर लिखेंगे संख्या m में से 7 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अगला कथन है 2m बराबर 7। यहाँ पर 2m के गुणा में, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या m का दुगुना, दुगुना मतलब 2 से गुणा होता है, संख्या m का दुगुना 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। अगला कथन लिखा हुआ है m/5 बराबर 3। यहाँ पर लिखेंगे संख्या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अगला जो समीकरण दिया हुआ है वो है 3m/5 बराबर 6। अगला जो कथन है 3m/5 बराबर 6। इस समीकरण का कथन क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है, ऐसे जैसे 3/4 या 1/3 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 3 का m से गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे संख्या
m के 3 गुणे, 3 से गुणा हो रहा है मतलब 3 गुणे, संख्या m के 3 गुणे में बट्टे में 5 है, इसका मतलब 5 का भाग देना है। तो संख्या m के 3 गुणे में 5 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। अगला जो समीकरण दिया हुआ है वो है 3p + 4 = 25। तो इस समीकरण का कथन हो जाएगा संख्या p का गुणा 3 से हो रहा है, मतलब p के 3 गुणे में 4 जोड़ने पर, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। अगला जो समीकरण है वो दिया हुआ है 4p - 2 = 18। अब p के गुणा में 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या p के 4 गुणे में से 2 घटाने पर, माइनस हो रहा है तो 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है। यही इस समीकरण के सामान्य कथन है। अब एक और रह गया है, वो आगे करते हैं। अगला जो समीकरण दिया हुआ है इसमें लिखेंगे, ये समीकरण दिया हुआ है p/2 + 2 = 8। इस समीकरण का कथन लिखना है तो क्या लिखेंगे? संख्या, अब किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग देते हैं मतलब उस संख्या को क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या p के आधे में मतलब इसमें 2 का भाग दिया है। संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर, +2 हो रहा है तो 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। अपन को एक बहुत बड़ा कथन दिया हुआ है, इस कथन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़कर अपन को एक समीकरण का निर्माण करना है। कथन लिखा हुआ है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं। अब परमीत के पास कितने कंचे हैं वो अपन को नहीं पता है, लेकिन कथन के साइड में एक कोष्टक में ली हुई है परमीत के पास कंचों की संख्या m है, मतलब m लेना है अपन को। परमीत के पास जितने भी कंचे होंगे वो क्या होंगे? m होंगे। अब क्या लिखा हुआ है? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक है, 7 अधिक कंचे हैं, तथा इरफान के पास कुल कितने कंचे? 37 कंचे हैं। तो अपन को क्या लिखना है? यहाँ पर सबसे पहले लिखना है परमीत के पास कंचे, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। परमीत के पास कंचों की संख्या m लीजिए, मतलब परमीत के पास जितने कंचे हैं वो m लेने हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना परमीत के पास कंचे। अब परमीत के पास कंचे है कितने? m। और इरफान क्या कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे मेरे पास है। तो यहाँ पर लिखेंगे इरफान के पास कंचे। इरफान के पास कंचे। यहाँ पर के कथन में स्पष्ट लिखा हुआ इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास कंचे कितने? m। तो इस m का 5 गुणे, m के 5 गुणे मतलब 5 का क्या करना? गुणा करना है, m से गुणा करना है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 5m, और m के 5 गुणे से 7 अधिक है। 7 अधिक है मतलब 7 क्या करना है?
जोड़ना है। तो इतने अधिक है, परमीत से इरफान के पास कंचे अधिक है और संख्या में इरफान के पास कंचे दिए हुए, मतलब कुल कितने 37। तो ये जो समीकरण बना है 5m+7, इस पूरे समीकरण का मान कितना है 37 है। तो हम इस समीकरण का पूरा समीकरण बना देंगे। कैसे बनेगा, 5m+7 बराबर 37। दोनों की तुलना करने पर समीकरण तो ये बना, लेकिन अपन को कथन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो हम ये जो समीकरण बनाए 5m+7, इसका मान रख देंगे 37। 5m+7 बराबर 37। परमीत के पास कंचे कितने थे m, और इरफान कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका 5 गुना, मतलब m का 5 गुना 5m, और उससे 7 अधिक है, 7 अधिक कंचे मेरे पास है, तो +7 जोड़ दिया। 7 अधिक कंचे मेरे पास हैं, लेकिन कितने हो गए, तो 5m+7। समीकरण रूप में देखें तो 5m+7 है, और यही कंचे इरफान के पास कुल है कितने 37 है, तो बराबर रख दिया 37। ये हो गया इस कथन का अभीष्ट समीकरण, 5m+7 बराबर 37। अगला जो कथन है वो दिया हुआ है लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर है 49 वर्ष। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर 49 वर्ष। ये अपन को प्रश्न में दी हुई है, ये बराबर के दूसरी तरफ रखनी है। फिर क्या लिखा हुआ है, उसकी आयु, उसकी आयु मतलब उस लक्ष्मी के पिता की आयु, पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। अपन को लक्ष्मी की आयु है वो y वर्ष माननी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष। अब दोनों के बीच में संबंध क्या है कि लक्ष्मी के पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु कितनी है y, और y के 3 गुणे, मतलब 3 का क्या करना है y से गुणा, y के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, अधिक है तो क्या 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y+4, और बराबर लक्ष्मी के पिता की आयु है कितनी 49 वर्ष, तो बराबर में आ जाएगा 49। लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है, वो उसके पिता की आयु है, यही कथन में लिखा हुआ है। और लक्ष्मी के पिता की आयु अपन को दी हुई है 49 वर्ष है, लेकिन लक्ष्मी की आयु कहीं भी नहीं दी हुई है, लक्ष्मी की आयु खाली y वर्ष दी हुई है। तो इसके लिए जो अभीष्ट समीकरण है वो क्या बन गया, माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष, और दोनों के बीच में जो संबंध दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे, 3 गुणे मतलब 3 से गुणा करना है, और उससे 4 वर्ष अधिक है वो पिता की आयु है। पिता की आयु कितनी 49 वर्ष, यानी कि स्पष्ट समीकरण अपने क्या बन गया 3y+4 बराबर 49। अगला जो कथन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है, तथा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, अतः न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। माना कि एक विद्यार्थी है उसने सबसे कम अंक प्राप्त किए, और एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने अधिकतम अंक प्राप्त किए, और दोनों के बीच में अपन को एक कथन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, उस संबंध को लिखकर अपन को समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले तो कम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी या जो न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वो कितने अंक प्राप्त करता है, वो अपन को कितने मानने L मानना है। कथन लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। तो न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ने अंक कितने प्राप्त किए L किए,
और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के बीच में संबंध दिया हुआ है। संबंध क्या है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक है तथा जो भी जिसने भी न्यूनतम अंक प्राप्त किए उसका दुगुना। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, न्यूनतम अंक व अधिकतम अंक के बीच में ही संबंध है। अब अधिकतम अंक प्राप्त किए उसने न्यूनतम से कितने अधिक किए, तो न्यूनतम से कितने अधिक किए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम अंक का दुगुना। न्यूनतम अंक है एल, एल का दुगुना मतलब 2L और दुगुने का धन 7 है। धन का मतलब करना है जोड़ करनी है, जोड़, जोड़ यानी +7, उसमें +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है तो आ जाएंगे अधिकतम अंक के। और अधिकतम अंक अपन को कितने दिए हुए, 87 दिए हुए, मतलब 2L + 7 आया, इसका मान क्या आ जाएगा 87। जो भी अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी था उसने 87 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन न्यूनतम अंक वाले का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो न्यूनतम अंक अपने क्या मान लिया L, और दोनों के बीच में संबंध क्या था कि न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का दुगुना, दुगुना मतलब 2L, और उसमें क्या धन 7, 7 जोड़ दिया तो जो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी था उसके बराबर आ गया, बराबर उसके कितने 87। तो इस कथन का समीकरण बन गया 2L + 7 = 87। अगला जो कथन है वो समद्विबाहु त्रिभुज पर दिया हुआ है। यदि त्रिभुज क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो इस कथन के अनुसार आपने क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब, जैसे मैं एक चित्र के अनुसार ही समझा देता हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा तीसरी भुजा की लंबाई अलग अलग हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों की लंबाई समान होती है, लेकिन ये जो तीसरी भुजा है तो इसकी लंबाई कम होती है या अधिक होती है, उसे ही हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो वैसे ही कोण के आधार पर होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोणों का मान तो समान हो, 2 कोण मतलब एक ये कोण एक ये कोण, इन दोनों के मान समान हो, लेकिन ये जो तीसरा कोण है इसका मान अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये शीर्ष कोण है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाले कोण है इनको कहते हैं आधार कोण। और यहाँ पर अपन को लिखा हुआ है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी क्या है 20 डिग्री, और इस कोण का मान भी है 20 डिग्री। और कथन क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण जो होगा वो प्रत्येक आधार कोण का दुगुना होगा। आधार कोण 20 डिग्री है तो इसका दुगुना होगा, मतलब 2 से क्या करना है गुणा, तो ये कोण होगा वो होगा 2B डिग्री, और ये है 20 डिग्री, और ये होगा 2B डिग्री। तो अब हमें इस समीकरण का कथन बनाना, इस कथन का, ये जो कथन दिया हुआ है इस समद्विबाहु त्रिभुज का एक समीकरण बनाना है। समीकरण क्या बनाएंगे, और अपन को ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण कौन कौन से हैं, 2 कोण तो ये हो गए 20 डिग्री और 20 डिग्री, और तीसरा कोण हो गया 2B डिग्री। और कथन ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं, 2 कोण तो 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, तो इसको मान लिया B + B, और प्लस आगे 2B। शीर्ष कोण क्या है 2B है, और तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। अब जोड़ लेते हैं इनको, B इन B हो गए 2B, 2B इन 2B हो जाएंगे 4B। इसका जो अभिष्ट कथन बनेगा वो बनेगा 4B = 180 डिग्री। कोणों के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोणों का मान तो समान हो तथा तीसरे कोण का मान अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और कथन हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान प्रत्येक आधार कोण नीचे वाले इनका दुगुना होता है। तो आधार कोण ये भी B है, ये भी B है, और इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2B, और तीनों कोणों का योग करेंगे B + B + 2B, B इन B हो गए 2B, 2B इन 2B हो गए 4B,
4b बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए। और बाकी वाले वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।